नमस्कार। कब्ज सब रोगों की जननी है। कॉन्स्टिपेशन इज मदर ऑफ ऑल डिसीजेस। अब तो ये वाक्य जो है, ये वैज्ञानिक भी इस चीज को मान रहे हैं कि शरीर में रोग अगर आ रहा है तो निश्चित ही सबसे पहला जो विकार है वो है आंतों में मल का जमा होना चालू हो जाना। नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक जीवन शैली एवं आहार चिकित्सा विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे कि कब्ज को घर पर रहते ही किस तरीके से छोटे छोटे जो उपचार हैं, छोटे छोटे जो नियम हैं, उनके पालन करने से जड़ से कब्ज को खत्म किया जा सकता है। सबसे पहले हम ये जानें कि कब्ज एग्जैक्टली है क्या, कब्ज का मतलब क्या है, कब्ज को हिंदी में क्या कहा जाता है। कब्ज को हिंदी में कोष्ठबद्धता बोला जाता है, क्योंकि कब्ज हिंदी का शब्द नहीं है, कब्ज उर्दू का शब्द है जो कब्जा शब्द से लिया गया। कब्जा, कब्जा का मतलब अतिक्रमण कर लेना, रुक जाना, अधिकार जमा लेना, इसको बोलते हैं कब्जा। और कब्जा से ही कब्ज लिया गया। आंतों ने अपना अधिकार क्षेत्र जो है वो किसी दूसरे को गिरवी रख दिया। मल ने आंतों पर अपना कब्जा जमा लिया तो आंतों में कब्ज होना शुरू हो गई। कब्ज को अंग्रेजी में कॉन्स्टिपेशन बोला जाता है। और कॉन्स्टिपेशन के लिए भी एक बहुत सिंपल सा जो सेंटेंस है जो मैंने बोला अभी, कॉन्स्टिपेशन इज मदर ऑफ ऑल डिसीजेस, कि अगर कॉन्स्टिपेशन होगा तो ये मान लीजिए कि बहुत सारे रोग भविष्य में शरीर में घुसना चालू होंगे ही, ये मान के चलना चाहिए। इस कब्ज के होने के मूल कारण क्या है? अगर हमें कब्ज को जड़ से खत्म करना है तो हमें कब्ज की जड़ पहचाननी पड़ेगी, क्योंकि अगर जड़ से खत्म करना है, हमें जड़ ही पता नहीं है तो हम खत्म क्या करेंगे। तो कब्ज की जड़ क्या होती है, कब्ज होने के मूल कारण क्या क्या होते हैं? तो कब्ज होने के मूल कारणों में सबसे पहला कारण जो है वो है खुज्जा युक्त भोजन की कमी। आधुनिक जीवन शैली के चलते कोई भी व्यक्ति आटा पिसवाने नहीं जाना चाहता है। सबको यह लगता है कि गेहूं लेके जाना, पहले गेहूं को लेके आना मंडी से, उसके बाद फिर उनको साफ करके फिर चक्की पर लेके जाना, फिर वहां पिसवा करके आटा घर में लेके आना। इसकी बजाय क्या हो रहा है कि सीधे दुकान पर गए और वहां से पैकेट का आटा लेकर के आ गए। उसमें कोई बुराई नहीं थी, लेकिन उस पैकेट के आटे में समस्या क्या आ रही है? एक तो शुद्धता का पैमाना पता ही नहीं है क्या है। दूसरा, आप जो ये मान रहे हैं कि आप बिल्कुल फ्रेश खा रहे हैं, ताजा खा रहे हैं, कोई पता नहीं है कब गेहूं पीसा गया था, कब वो फैक्ट्रियों से निकल करके, मिलों से निकल करके दुकानों पर पहुंचा, कितने समय तक वो दुकानों पर पड़ा रहा, और उसके बाद वो आपके घर में आया तो घर में आप 10 किलो का पैकेट ले आए थे कि 20 किलो का पैकेट ले आए थे, तो घर में भी वो रुकता है। खुज्जा युक्त भोजन की कमी पहला कारण कब्ज का। दूसरा कारण कब्ज का जो है वो है ताजे फलों का और ताजी सब्जियों का उपयोग दिन प्रतिदिन कम होते जाना। हम क्या कर रहे हैं? हम वो खाना चाह रहे हैं जो महंगा है, क्योंकि महंगा खाएंगे तो लोगों को लगेगा कि स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखते हैं। अगर हम मार्केट में गए कुछ खरीदने के लिए, अब जिस समय जिस चीज का सीजन नहीं है उस समय उस चीज को अवेलेबल कराने के लिए दुकान वालों को भी बहुत सारी चीजों से होकर गुजरना पड़ता है, तो दाम बढ़ते ही हैं। जो चीज जहां पर सुलभ उपयोग में आ सकती है, सुलभ तरीके से अवेलेबल है,
हम उस समय उसका उपयोग नहीं करेंगे। आज केले सीजनल हैं तो हम आज नहीं खाएंगे, जब केले का सीजन खत्म हो जाएगा तब केले खाए जाएंगे। आज सिंघाड़े का सीजन है, हम सिंघाड़े आज नहीं खाएंगे, जब सीजन खत्म हो जाएगा महंगे मिलने लग जाएंगे तब खाएंगे। खा वही रहे हैं लेकिन घुमा फिरा कर। जब अमरूद का सीजन चलता है, अमरूद बहुत सस्ते होते हैं, उस समय नहीं खाने। अंगूर का जब सीजन होता है उस समय नहीं खाने। तो सीजनल चीजें जो है वो ताजी अवेलेबल हो सकती हैं, क्योंकि सीजन में बहुत अच्छी मात्रा में उस चीज का उत्पादन हो रहा होता है, तो दाम भी कम होते हैं और चीजें ताजा आपको मिल सकती हैं। तो ताजा सब्जियों और ताजा फलों के सेवन में दिन प्रतिदिन घटती हुई जो दर है वो भी कब्ज होने का एक बहुत बड़ा कारण मानी जा रही है। इसके अलावा तीसरा कारण जो कब्ज होने का है वो है दिन प्रतिदिन पानी की कमी। पानी की कमी क्यों? क्योंकि हम लगातार, जैसे अभी सर्दियों के समय को छोड़ दिया जाए तो हम एसी का उपयोग करने लग गए हैं। गर्मी में, बरसात में एसी का पर्याप्त मात्रा में उपयोग होता है। एसी में आपके शरीर में से पर्सपिरेशन हो ही नहीं पाता है। पर्सपिरेशन नहीं हो पाता है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको पानी पीने की आवश्यकता नहीं है। इनसेंसिबल पर्सपिरेशन तो होता ही है, इनसेंसिबल पर्सपिरेशन होता है। प्लस अगर मान लीजिए आपके शरीर में से पसीना नहीं निकल रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप खाना भी नहीं खा रहे हैं। आप खाना तो बहुत खा रहे हैं, और वो बहुत खाना जो है उसमें से जो गंदगी बन रही है, अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो फिर वो बनी हुई गंदगी शरीर में से निकलेगी किसके माध्यम से? क्योंकि पानी ही तो माध्यम था जो शरीर में से गंदगी को निकलवाने का काम कर रहा था। तो पानी की बढ़ती हुई दिन प्रतिदिन जो कमियां हैं वो भी कब्ज कराने का एक बहुत बड़ा कारण बन रही है। चौथा कारण कब्ज होने का होता है वो है हम बहुत जल्दी में भोजन कर लेते हैं। इम्प्रॉपर मैस्टिकेशन ऑफ फूड, बिना चबाए हुए हम खाना खा लेते हैं। जितनी जल्दी में, हम दो ही काम जल्दी कर रहे हैं, एक तो खाना खाना और दूसरा गाड़ी चलाते समय तुरंत भागना। 150 160 की स्पीड में गाड़ी चलाएंगे और उसके बाद फिर जहां पहुंचना है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कहीं नहीं पहुंच पा रहे, जहां नहीं पहुंचना था वहां पहुंच गए कुछ लोग इसी जल्दी के चक्कर में। तो इस जल्दी को थोड़ा धीमा करें, खाना भी बहुत आराम से खाएं और गाड़ी भी बहुत आराम से चलाएं, बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा एक जो और कारण होता है कब्ज होने का वो है लैक ऑफ एक्सरसाइज, व्यायाम की कमी। हम पूरे दिन लगातार कमाने में लगे हुए हैं। कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया। अगर काया निरोगी नहीं है तो निश्चित ही कमाया गया धन आपको सुख नहीं दे पाएगा, आपको संतोष नहीं दे पाएगा। क्योंकि सुख तभी मिलता है जब संतोष भी हो। संतोषम परमम धनम। तो आपने जो धन कमाया उससे आपने क्या कर दिया? उस धन कमाने की चाह में जो आप पूरे दिन लगे हुए रहे, उसकी वजह से शरीर पर ध्यान नहीं दे पाए और शरीर को धीरे धीरे करके रोग युक्त कर दिया। शरीर में रोग दुनिया भर के भरना चालू हो गए, शरीर रोगों से भर दिया। और अगर शरीर रोगों से भर दिया तो आपने 50 साल की उम्र तक जो पैसा कमाया, पूरा दिन लगातार काम करके 50 साल की उम्र के बाद वो कमाया हुआ पैसा आप लगाना चालू कर देते हैं। क्योंकि 50 साल की उम्र के बाद आपके फैट चढ़ जाता है, लिवर पर फैटी लिवर हो जाता है, आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उसकी वजह से आपका बीपी बढ़ने लग जाता है, हार्ट की समस्या आ जाती है, तो कार्डियोलॉजिस्ट अपनी दवाइयाँ दे देता है। धीरे धीरे करके आपके लिवर में फैटी लिवर की वजह से कमजोरियां आती हैं, जिसकी वजह से पाचन से संबंधित समस्याएं आ जाती हैं। फिर आप भारी खाना भी नहीं खा पा रहे। अब आपने कमाया था कि एक समय आएगा जब पूरा मौज लेंगे जीवन की, बढ़िया खाएंगे, बढ़िया टहलेंगे, घूमेंगे, खूब आनंद करेंगे, लेकिन ना तो अच्छा खा सकते उस समय और घुटनों में दर्द आ गया क्योंकि आपने शरीर का पहले ध्यान नहीं रखा, तो ना तो टहल घूम सकते। अब ना तो टहल पा रहे हैं, ना घूम पा रहे हैं, ना आप अच्छा खा पा रहे हैं, तो आनंद कहाँ से आएगा? सब गड़बड़ हो जाता है। इसलिए समय पर सारे कामों को करते रहना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि आज ये कर लेते हैं कल के लिए ये काम करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप अगर अपने, और पहले की जो कहावतें हैं,
पहले की कहावतों में सबसे पहले यही आता है, पहला सुख निरोगी काया। आप अगर काया को निरोगी रखते हुए बाकी सारी चीजें करते हैं तो निश्चित ही किसी भी समय आप अपने काया को निरोगी रखने की वजह से आप किसी भी उम्र के पड़ाव में सुख का आभास कर सकते हैं। और 7 सुखों में पहला सुख ही यह है। दूसरे नंबर पे आता है घर में हो माया। तो माया दूसरे नंबर पर तो है, लेकिन पहले नंबर पर उसको करके दूसरे नंबर पर से भी हटा करके नंबर ही नहीं है शरीर के सुख का। ये बड़ी समस्या है। तो यहां से हमें निश्चित ही ये चीज सीख लेनी है कि आप कैसे भी करके शरीर पर सबसे पहला फोकस करें। और शरीर पर सबसे पहला फोकस अगर आप करना चालू कर देंगे तो निश्चित ही आप उम्र के किसी भी पड़ाव में अपने आप को बहुत सुखी अनुभव करेंगे। ठीक है। तो व्यायाम की कमी, अब व्यायाम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि पूरे दिन काम करते रहते हैं, और काम भी वो वाला है जिसमें बैठे रहना है। काम अगर शारीरिक श्रम होता तो चलता रहता। पहले लोग खेतों में काम करने जाते थे, व्यायाम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पहले लोग गाय भैंस बैल ये सब रखते थे तो उनके लिए चारा काटना, उनके लिए पानी लेके आना, पानी खींचना कुएं में से, उसमें बहुत सारा व्यायाम हो जाता था। अलग से काम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अलग से व्यायाम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आजकल का काम क्या है? आजकल का काम है कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं या फाइलों का ढेर लगा है सामने और उन फाइलों को एक एक करके निपटाए जा रहे हैं। मतलब केवल उंगलियां चल रही हैं और आंखें चल रही हैं, बाकी पूरा शरीर स्थिर बैठा हुआ है, कुछ नहीं चल रहा। बिल्कुल धीरे धीरे करके पेट बिल्कुल मटके की तरह निकल के बाहर आ जाता है, और पेट जैसे ही आगे निकलेगा फिर कमर में दर्द आना चालू हो जाता है। कमर में दर्द आ गया, उसको बैलेंस करने के लिए आपने दवाइयां खाई, पेट की समस्या हो गई। दवाइयां नहीं खाई तो कमर में दर्द बढ़ा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा फिर क्या, एक बिगड़ा दो बिगड़े सब बिगड़ गए। ठीक है। तो व्यायाम की कमी की वजह से भी कब्ज होती है। आपने ये जो कब्ज के कारण है, इसके अलावा जो कब्ज है एक होती है एटोनिक कॉन्स्टिपेशन। एटोनिक कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कि आपकी आंतों पर जहां से नर्वस सप्लाई आती है, D11 D12, बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि अगर कमर में चोट लग जाए, एक्सीडेंटल इंजरी हो जाए और D11 D12 अगर कहीं इन्वॉल्वमेंट है तो फिर कब्ज, तो क्या ऐसा हो जाता है कि मल पास हो रहा है या नहीं हो रहा है आपको पता ही नहीं लग रहा। जब मल पास हो जाएगा, बदबू आएगी, तब पता लगता है कि मल पास हो गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि D11 D12 से ही नर्वस सप्लाई जा रही थी आंतों की और यूरिनरी ब्लैडर की। यूरिन के साथ भी ऐसा ही हो जाएगा, फिर यूरिन हो रहा है कि नहीं हो रहा पता ही नहीं लगेगा आपको। ठीक है। तो ये अगर ऐसा वाला एटोनिक कॉन्स्टिपेशन होता है, ये एटोनिक कॉन्स्टिपेशन के केस में आपको आपकी आंतों की टोन जो है धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है, उसकी वजह से भी कब्ज होना चालू हो जाती है। धीरे धीरे करके व्यायाम की कमी के चक्कर में आंतें शिथिल होना चालू हो जाती हैं। आंतों की मल को बाहर फेंकने की क्षमता जो है वो कमजोर होना चालू हो जाती है, और उस क्षमता के कमजोर होने की वजह से आपकी जो समस्या है, जो आंतों की प्रॉब्लम है जिसको कब्ज बोला जाता है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। ठीक है। तो ये तो हो जाते हैं कारण। अब देखते हैं कब्ज के लक्षण क्या क्या है। कब्ज जब होती है तो क्या लक्षण पैदा करती है? कब्ज जब होगी तो सबसे पहला लक्षण तो यह है कि मोशन एक बार में अच्छे तरीके से पेट खाली नहीं होगा आपका। लोग कहते हैं कि 4 बार जाते हैं हम तो सवेरे सवेरे, हमको कब्ज नहीं है। ये 4 बार जाना भी एक तरीके से कब्ज का ही स्वरूप है। आंतों की मल को बाहर फेंकने की क्षमता जो है वो धीरे धीरे करके कमजोर हो गई है, और जो कमजोरी है आंतों की वो आंतों की शिथिलता में कन्वर्ट होगी, और कभी ना कभी ऐसा समय आएगा जब आपका ये जो है ये अजीर्ण वाली कब्ज होती है, इसमें आपका मल खिचड़ी जैसा आना चालू हो जाएगा, और ये जो कब्ज है ये बादी की कब्ज होती है। बादी की कब्ज जो है इसमें आपका मल सूख करके बाहर नहीं आएगा, इसमें आपको पाइल्स हो जाएगी। जबकि कहा जाता है कि पाइल्स आपको तब तक नहीं होगी जब तक कब्ज नहीं होगी, लेकिन यहां दिन में आपको 3 बार 4 बार मोशन जाना पड़ रहा है सवेरे सवेरे ही। वो बादी जो है, वो बादी की वजह से आपकी आंतों का, बड़ी आंत का निचला वाला भाग जो है जिसको सिग्मोइड कोलोन रेक्टम और एनस बोला जाएगा, ये पूरा फूलना चालू हो जाएगा। लोगों को लगता है कि एनस भारी भारी लग रहा है। जो रेक्टम है, रेक्टम पर हमेशा ही मल का एक प्रेशर टाइप का बना रहता है, ऐसा लगता है जैसे एनस पर लगातार किसी ने जोर डाला हुआ है।
ऐसी अवस्था भी कब्ज का ही स्वरूप मानी जाती है। कब्ज में आपका मल बंधा हुआ नहीं आना या फिर सूख करके मल का बाहर आना, एक बार में पेट साफ नहीं होना या फिर 2 दिन तक, 2.5 दिन तक, 3 दिन तक मल का नहीं आना, ये सारे ही लक्षण कब्ज के हैं। और अगर कब्ज होगी तो चाहे वो मल सूख करके आ रहा हो, चाहे वो खिचड़ी जैसा मल विकृत रूप में आ रहा हो, हर केस में ही आपके शरीर में कमजोरी का आभास होना चालू हो जाएगा। शरीर धीरे धीरे करके कमजोर होना चालू हो जाएगा, आपका पेट फूलना चालू हो जाएगा, पेट आगे निकलना चालू हो जाएगा, पेट भारी रहेगा तो फेफड़ों में भारीपन रहेगा, धीरे धीरे करके गर्दन और ऊपर की पीठ में भारीपन रहना चालू हो जाएगा और सिर भी भारी रहना चालू हो जाएगा। धीरे धीरे करके आपके पेट में पहले का मल भरा हुआ है, निकला नहीं है, इसलिए आपको भूख कम लगना चालू हो जाएगी और खाने का पचना तो बंद होगा ही। ये लक्षण होंगे कब्ज के। अब आती है कब्ज की चिकित्सा, जो घरेलू चिकित्सा के रूप में आप कर सकते हैं। घरेलू चिकित्सा के रूप में कब्ज की जो चिकित्सा है, आप सबसे पहला काम जो है वो खाने को बहुत चबा करके खाना। ये सिंपल सा तरीका है, खाने को बहुत चबा कर खाना। एक ग्रास को कम से कम, हम तो 100 बार बोलते हैं, लेकिन अगर आप 100 बार नहीं चबा पा रहे हैं तो कम से कम 60 बार से ज्यादा तो चबाएं ही चबाएं। अगर आपको कब्ज की समस्या है, आपने खाने के एक कौर को 60 बार से ज्यादा चबाना चालू कर दिया और अगर आपने मेरी बात मान करके 100 बार चबा लिया, तो आप ये मानना कि आपको कितनी भी पुराने समय से कब्ज होगी, वो महीने भर में 50% से ज्यादा परमानेंट टूट जाएगी। ठीक है, पहला सिंपल सा है, इसको घर में हम आराम से कर सकते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि इतना समय नहीं है, तो भैया समय तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी समस्या है कि जो आज अगर आपने समय नहीं निकाला तो कल आपको समय नहीं देगी, दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, और समय ज्यादा नहीं लगता है, आप कैलकुलेट करो, आप 1 मिनट में 100 बार चबा सकते हो, 60 सेकंड में आप 100 बार मुंह चला सकते हो। आप 2 रोटी 3 रोटी खा रहे हो, ज्यादा से ज्यादा आप एक रोटी, अगर छोटी सी रोटी है तो 6 से 8 टुकड़े करते हो एक रोटी के, और 8 टुकड़े कर रहे हो, अगर मान लिया कि आपने 8 टुकड़े करे हैं तो 3 रोटी भी अगर हम खा रहे हैं तो 24 मिनट में खाना हो जाएगा। और इतना टाइम तो आपको निकालना ही पड़ेगा अगर आपको अपनी बीमारी को ठीक करना है तो। ठीक है, दूसरा है, आप इसी खाने में आपने चबाकर तो खाना चालू कर दिया, मोटा आटा, और कोशिश करिए गेहूं लेकर के पिसवाना अगर आप चालू कर देंगे तो आपकी कब्ज की जो समस्या है जड़ से खत्म होना चालू हो जाएगी। आप गेहूं ले लीजिए, आप थोड़े चने और थोड़ा जौ ले लीजिए। गेहूं और जौ और चना, आप चाहें तो तीनों को संभाग में मिला करके पिसवा लीजिए। और इस आटे को जब आप पिसवाएंगे तो थोड़ा दरदरा पिसवाइए, वैसे भी चना मिला हुआ रहेगा, जौ मिला हुआ रहेगा, तो फिर गेहूं जैसा बारीक आटा आप करवा ही नहीं सकते, फिर वो मोटा ही रहेगा आटा। और थोड़ा सा और मोटा पिसवा लेंगे, उस आटे को आप जब लगवाएं, घर में आटा लगाते हैं पानी के साथ मिला करके, तो कोशिश करें आटा लगाने के बाद 15-20 मिनट छोड़ दिया जाए, उसके बाद रोटी बनाई जाए। ठीक है, और सब्जी में ताजी हरी सब्जियां या ताजी हरी पत्तेदार सब्जियों का उपयोग करें। ज्यादा मात्रा में सब्जी, 2 या 3 मोटे आटे की रोटी, आप इसको बहुत चबा के खाना चालू करेंगे, निश्चित ही आपके कब्ज में 100% बहुत अच्छा आराम होना चालू होगा। इसके बाद बारी आती है कि खाने को खाना कब है। तो आप कब्ज के पेशेंट अगर हैं तो आप सवेरे सवेरे जैसे ही जगते हैं, जगते ही आपने पानी पिया, पानी पी करके 2 मिनट 5 मिनट रुके, फिर मोशन गए, हाथ मुंह धोया, मंजन किया, और उसके बाद फिर आपने रात को भीगे हुए मुनक्के, अगर आप नॉन डायबिटिक हैं, डायबिटीज अगर आपको नहीं है तो मुनक्के ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको डायबिटीज है तो आप मखाने खा सकते हैं। आप ये करके फिर आपने मखाने, अगर डायबिटिक हैं तो, और अगर डायबिटिक नहीं है तो रात को भीगे हुए 10 के आसपास मुनक्के बीज निकाल के रात को भिगोने हैं, सवेरे सवेरे चबा के खाना है और पानी पी लेना है। इसके बाद आपने व्यायाम कर लिया, व्यायाम करने के बाद आपने नहाना बहाना किया, 9 साढ़े 9 बजे आपका नाश्ता हो गया और 12 बजे आपका ये खाना हो जाएगा। नाश्ते और खाने के बीच में लगभग कम से कम 3 घंटे का गैप होना चाहिए। ठीक है, और नाश्ते में आप वेजिटेबल दलिया या वेजिटेबल खिचड़ी का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको शुगर नहीं है
तो फिर आप नाश्ते में फलों का सलाद या सब्जियों का सलाद भी ले सकते हैं। बहुत चबा के बहुत अच्छी मात्रा में ताजे फल ताजी सब्जियों का सलाद ले सकते हैं। फिर आपका खाना जो है 12 साढ़े 12 बजे मैक्सिमम 1 बजे आपने अपना लंच लिया, जिसमें चपाती सब्जी और आप छाछ का उपयोग कर सकते हैं। आपको खाना किस तरीके से खाना है, खाने में रोटी कैसी होनी चाहिए, सब्जी कैसी होनी चाहिए, ये आपको बता दिया गया है। इसके बाद दोपहर और शाम के खाने के बीच में आप 1 गिलास सब्जियों का रस ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो फलों का रस भी लिया जा सकता है अगर कब्ज के साथ में आपका वजन ज्यादा नहीं है तो। उसके बाद शाम के खाने के आधे घंटे या 40 मिनट पहले आप मिक्स सब्जियों का सूप ले सकते हैं, और उसके बाद रात को मैक्सिमम 8 बजे आप खाना खा सकते हैं। 8 बजे के बाद अगर आप खाना खाएंगे तो नुकसान होगा फिर, ठीक है। तो रात को भी आप सेम ये ऐसा वाला खाना खा लेंगे, अच्छे तरीके से चबा के खाएंगे, ये खाने का हो जाता है। दूसरा जो इलाज है कब्ज का, जो घर में ही इजीली कर सकते हैं आप, वो है दिन भर में कम से कम 4 लीटर पानी पीना। केवल एक चीज का ध्यान रखना है, आपकी किडनी में ज्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए, आपको हार्ट की ज्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए, आपके पेट में लिवर की वजह से या पैनक्रियास की वजह से पानी नहीं भरा होना चाहिए। अगर ये 4 समस्याएं आपको नहीं है तो आप 4 लीटर पानी पूरे दिन में, कम से कम 4 लीटर पानी पूरे दिन का, सवेरे का जो 3-4 ग्लास पानी ऊषा पानम जो है, ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे ऊषा पानम, वो अलग है, वो 4 लीटर में काउंट नहीं होगा। ये 4 लीटर पानी आप पूरे दिन में पीना चालू करेंगे। खाने के आधे घंटे पहले, आधे घंटे बाद और खाते समय आप पानी नहीं पीते हैं। सवेरे जगने के बाद से लेकर के शाम को लगभग 6:30-7 बजे के पहले पहले आपको ये 4 लीटर पानी खत्म करना है। रात को आपको ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना है। हाउ टू ड्रिंक वाटर का एक वीडियो है, आप उसको पूरा देख सकते हैं। इसी चैनल पर एक वीडियो है, पानी कैसे पिए, क्योंकि पानी 4 लीटर पीना तो जरूरी है ही, लेकिन कैसे पीना है इसके लिए मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब बारी आती है कि आप घर में और ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपकी कब्ज धीरे धीरे करके पूरी तरीके से जड़ से खत्म हो जाए। तो व्यायाम में बहुत अच्छा कब्ज निवारक एक व्यायाम जो होता है वो है टहलना। आप सवेरे लगभग 40 मिनट खाली पेट टहलना, शाम को आप खाने के पहले 40 मिनट टहल सकते हैं, और शाम के खाने के बाद 15 से 20 मिनट चहलकदमी जो होती है, धीरे धीरे टहलना, वो टहलने का आप प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। दूसरा, अगर आप आसन जानते हैं और आसन करने के लिए आप इच्छुक हैं, तो एक बहुत अच्छा आसन होता है राजा रानी आसन। राजा रानी आसन मेरे इसी चैनल पर एक वीडियो है, पूरा राजा रानी आसन को लेकर ही वो वीडियो बनाया गया है। आप उस राजा रानी आसन के वीडियो को पूरा देख सकते हैं, आप वहां जाके उस वीडियो को देख करके राजा रानी आसन कैसे करना है समझ सकते हैं। हाउ टू वॉक का भी वीडियो, टहलना तो पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन टहलना कैसे कि आपको टहलने का फायदा मिले। तो हाउ टू वॉक, टहलना किस तरीके से है, इसका भी वीडियो है पूरा, आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा व्यायाम जो आप कब्ज निवारक के रूप में उपयोग में ले सकते हैं। इसके बाद आती है बारी प्राणायाम की। प्राणायाम में आप अगर चाहें तो अनुलोम विलोम प्राणायाम और दीर्घ श्वसन, तो नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, दीर्घ श्वसन, ये सारे वीडियोस मैंने अलग अलग इसीलिए बनाए हुए हैं कि अब अपन किसी भी बीमारी के ऊपर बताएंगे तो बीमारी का मूल स्वरूप क्या है, बीमारी कैसे हो रही है, बीमारी के लक्षण क्या क्या हैं, और उनको खत्म करने के लिए क्या क्या करना है। अब वो कैसे करना है के लिए आपको सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम कैसे करना है, आप पूरा वीडियो है उसके लिए। डीप ब्रीदिंग आपको कैसे करना है, पूरा वीडियो है। कपालभाति का अभ्यास किस तरीके से करना है, पूरा वीडियो है। आप प्राणायाम के लिए वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अब आती है बारी व्यायाम से हट करके चिकित्सा की। तो आहार चिकित्सा हो गई, योग चिकित्सा हो गई। अब बारी आती है प्राकृतिक चिकित्सा में, या फिर कुछ आयुर्वेदिक ऐसे नुस्खे हैं जिनका उपयोग करके आप कब्ज को दूर कर सकते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा में क्या करना है, आप विशेष रूप से देखें, एक बहुत अच्छा इलाज होता है जिसको बोला जाता है पेट का गरम ठंडा सेक। पेट का गरम ठंडा सेक, एक गर्म पानी की थैली रबर की आती है, और एक तौलिया गीली करके, ठंडे पानी में गीली करके, गर्म पानी की थैली में गर्म पानी भर लिया, एक तौलिया नैपकिन जो होती है, इस टाइप की नैपकिन, इसको आपको ऐसे करके फोल्ड कर लेना है, और इस तौलिया को ठंडे पानी में भिगो करके
आप ये ठंडे के लिए उपयोग में ले लेंगे। और गर्म पानी की थैली जो है ना, हॉट वाटर ब्लैडर्स जो आते हैं, उस गर्म पानी की थैली को गर्म के लिए उपयोग में ले लेंगे। तो गर्म पानी की थैली और ठंडे पानी की गीली तौलिया, इससे आप गर्म ठंडा सेक कर सकते हैं। नाभि के नीचे वाले पेट के हिस्से पर, आंतों पर इससे गर्म ठंडा सेक होगा। गर्म ठंडा सेक जैसे जैसे होगा, आंतों पर खून का संचार बढ़ेगा, आंतों की निष्क्रियता जो है ना वो सक्रिय होना चालू हो जाएंगी। आंतें जैसे जैसे आंतें सक्रिय होना चालू होंगी, निश्चित ही आपकी आंतों की मल को बाहर फेंकने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो गर्म ठंडा सेक, 2 मिनट गर्म 1 मिनट ठंडा, 2 मिनट के लिए गर्म पानी की थैली रखी, फिर 1 मिनट के लिए थैली को हटा करके 1 मिनट के लिए गीला कपड़ा रखा, फिर 2 मिनट के लिए गर्म पानी की थैली रखी, फिर 1 मिनट के लिए गीला कपड़ा रखा। इस तरीके से 5 बार रिपीट करना है, गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा। ये अल्टरनेट हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस बोला जाता है। ये आंतों की क्षमता बढ़ाने के लिए, आंतों पर खून का संचार बढ़ाने के लिए, आपके एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जो है, दीवार जो है, जिसको रेक्टस शीथ बोला जाता है, उसको मजबूत करने के लिए, आपकी आंतों के अलावा आपके आमाशय, आपके लिवर, आपका पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, किडनी, मेल्स के केस में प्रोस्टेट और यूरिनरी ब्लैडर, फीमेल्स के केस में आपका यूरिनरी ब्लैडर, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज, इन सब पर खून के संचार में वृद्धि होगी। तो इन सब का जो वर्किंग पैटर्न है वो अच्छा होना चालू हो जाएगा। इन सब की कार्य क्षमता जो है बढ़ना चालू हो जाएगी। बहुत अच्छे तरीके से ये गर्म ठंडा सेक आपका फायदा करवाने का काम करेगा। गर्म ठंडा सेक करने के बाद अगर आपके आसपास काली चिकनी मिट्टी मिल जाए तो उस मिट्टी को 8 घंटे पानी में भिगोने के बाद मिट्टी की पट्टी बना करके लगभग 1 इंच मोटाई की, लगभग 8 इंच चौड़ी और लगभग 10 इंच के आसपास लंबी, जो आपके पेड़ों पर पूरे तरीके से आ जाए, वो मिट्टी की पट्टी, मिट्टी को भिगो करके 8 घंटे पानी में भिगोना है। उसके बाद उसकी लुगदी से मिट्टी की पट्टी बना करके वो आपको पेट पर रख लेनी है। वो गर्म ठंडा सेक करने के बाद अगर आपने मिट्टी की पट्टी 20 से 30 मिनट के लिए पेट पर रखी तो निश्चित ही आपकी आंतों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। जिन लोगों को कब्ज के साथ साथ पेट में भारीपन रहता है, अफारा बना रहता है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, पेट हमेशा जिनका भारी भारी बना रहता है, उन सब के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव प्रोसेस है। आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। तो गर्म ठंडा सेक करने के बाद 20 से 30 मिनट के लिए मिट्टी की पट्टी अगर अवेलेबल हो जाए तो मिट्टी की पट्टी आप रख सकते हैं। जो लोग पहले कभी प्राकृतिक चिकित्सा ले चुके हैं उनको अनिमा के बारे में पता होगा। अनिमा जो है वो सेल्फ अनिमा कैन्स आजकल आती हैं। सेल्फ अनिमा कैन के माध्यम से आप एनिमा ले सकते हैं। तो पहले गर्म ठंडा सेक किया, फिर मिट्टी की पट्टी करी और उसके बाद आप गुनगुने पानी में नींबू मिला करके या फिर गर्म पानी में नीम की पत्तियां थोड़ी डाल करके उस नीम के पानी से या नींबू के पानी से एनिमा ले सकते हैं। एनिमा में क्या करते हैं, आप एक एनिमा का पॉट आता है, उसमें ये नीम का या नींबू का पानी भरा, कैथेटर जो ट्यूब आती है रबर की, वहां से एक कैथेटर अटैच हो जाता है रबर का, उस कैथेटर को आप एनस में इंसर्ट करके पानी जो है नीम का या नींबू का वो एनस से होते हुए, रेक्टम से होते हुए बड़ी आंत में डालते हो और जैसे ही बड़ी आंत में ये पानी जाता है तो आपका ब्रेन इस पानी को निकालने के लिए, क्योंकि ये पानी वो नहीं है जो मुंह से आता है, आपकी आंतें कहती हैं कि ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये शरीर के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, तो फिर ब्रेन तक रेस्पॉन्स जाता है। ब्रेन वहां से रिफ्लेक्स जनरेट करता है, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स के चलते आपकी छोटी आंत में भरा हुआ मल से चालू होकर के बड़ी आंत के मल तक पूरा का पूरा मल साफ होना चालू हो जाता है। ये होता है पेट का गर्म ठंडा सेक, दूसरे नंबर पर मिट्टी की पट्टी और तीसरे नंबर पर अनिमा। ये इलाज अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ही उचित रहेगा। साथ में अगर आप चाहें तो कटी स्नान का टब अगर आपके पास है या फिर वजन आपका कम है और आपके पास प्लास्टिक का कोई टब है, उसमें गुनगुना पानी भर करके आप उसमें चाहें तो फिटकरी डाल सकते हैं। और अगर आपको कभी ऐसा लगे कि कब्ज के साथ साथ आपको थोड़ा सा एक्सटर्नल पाइल्स की समस्या है या फिसर्स हो रहे हैं तो फिर उसमें बीटाडीन थोड़ा सा डाल सकते हैं गुनगुने पानी में और उस पानी में आप 15 से 20 मिनट के लिए बैठ सकते हैं। ये बहुत अच्छा उपचार माना जाता है। तो ये प्राकृतिक उपचार हो जाएगा।
इसके बाद बारी आती है कुछ ऐसे नुस्खे जो आपके कब्ज को तोड़ने का काम करेंगे। पहला, आप गुनगुने पानी में, गर्म से पानी में सवेरे सवेरे इसबगोल का उपयोग कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो हल्के से गर्म पानी में या गर्म दूध में रात को भी इसबगोल ले सकते हैं, जो सवेरे पेट साफ करने का काम करेगा। आप रात को गर्म दूध के साथ में 2 चम्मच से 2.5 या मैक्सिमम 3 चम्मच कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल मिला करके उसको पी सकते हैं। ये आपके आंतों में चिपके हुए जमे हुए मल को छुड़ाने के साथ साथ आंतों पर चिकनाई पहुंचाने का काम भी करता है। तो ये कब्ज निवारक के साथ साथ आंतों में लुब्रिकेशन कराने का भी काम कर रहा है। इसके साथ में अगर आप चाहें तो अमलतास एक हार्बोलॉजिकल प्लांट है। अमलतास की फली आती है। इस फली का पाउडर अगर आपको मिल जाए या फिर अगर आसपास कहीं फली मिल जाए तो इस फली का लगभग 3 से 4 इंच टुकड़ा कुचल करके, तोड़ करके, गर्म पानी के साथ इसको अच्छे से मसल करके इसका पल्प जो है छान करके पिया जाए तो ये भी आपकी आंतों में चिपके हुए भरे हुए मल को छुड़ा करके बाहर निकलवाने का काम करता है। बहुत अच्छे तरीके से फायदा करता है। दिन में 2 से 3 बार, 10 से 15 एक बार में मुनक्के 2 से 3 बार आप ले सकते हैं अगर आप नॉन डायबिटिक हैं तो। अगर आप शरीर से कमजोर हैं और आपको शुगर नहीं है तो आप एक बार में 10, दिन में 3 बार आप रात को भिगो करके आपने सवेरे ले लिए, सवेरे भिगोए दोपहर में ले लिए, दोपहर में भिगोए तो शाम को ले लिए। मुनक्के अच्छे तरीके से आप चबा चबा करके खा सकते हैं। मुनक्के भी आपके शरीर के लिए कब्ज निवारण का काम करते हैं। बहुत अच्छा फायदा होगा। इसके साथ में अगर आप चाहें तो कब्ज के लिए एक और बहुत अच्छा नुस्खा होता है, वो है निरंजन फल। निरंजन फल पंसारी की दुकान पे आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। निरंजन फल आप रात को पानी में भिगो करके सवेरे सवेरे निरंजन फल को पानी के साथ अच्छे से मसल के उसका पल्प जो निकलेगा उस पल्प को सवेरे सवेरे एक बार पेट साफ हो जाए उसके बाद उपयोग में ले सकते हैं। ये भी आपके लिए कब्ज निवारण का बहुत अच्छा फायदा करवाएगा। इसके अलावा आप देखते हैं आंवला, अभी चूंकि सर्दियां हैं, सर्दियों में आंवले का सीजन चल रहा है। आंवला भी कब्ज निवारण का बहुत अच्छा काम करवाता है। अगर आपको कब्ज के साथ में एसिडिटी की समस्या रहती है और आपको कफ कोल्ड की कोई अगर समस्या नहीं है तो आप आंवला पाउडर 1 चम्मच, उसमें 1 से 1.5 चम्मच मिश्री का पाउडर मिला के सवेरे सवेरे खाली पेट एक बार में ये ले सकते हैं। पानी में मिला करके शरबत बना के आंवला मिश्री का ये आप पिएंगे, ये आपके शरीर के लिए कब्ज निवारण का भी काम करवाएगा। तो ये पित्त शामक भी माना जाता है, पित्त को दूर करने का काम भी ये बहुत अच्छे तरीके से करवाता है। ठीक है। अब इसके अलावा आप देखेंगे कि त्रिफला का पाउडर, त्रिफला का पाउडर जो है 3 फल होते हैं, हरड़, बहेड़ा, आंवला। तो हरड़, बहेड़ा, आंवला ये तीनों ही तीर दोष जो है ना, तीनों दोष वात, पित्त और कफ, तीनों दोषों को खत्म करने का काम करता है त्रिफला। त्रिदोष शामक माना जाता है। तो त्रिफला को भी रात को मिट्टी के बर्तन में या कांच के बर्तन में भिगो करके सवेरे सवेरे अच्छे तरीके से उसको चला करके, या तो बिना छाने आप पी सकते हैं तो बिना छाने पी लीजिए। अगर आप बिना छाने नहीं पी पा रहे हैं तो उसको छान करके उसके पानी को सवेरे सवेरे एक बार मोशन जाने के बाद अगर आप पीते हैं तो ये भी आपके लिए कब्ज निवारण का बहुत अच्छा काम करवाएगा। अगर कब्ज बहुत ज्यादा रहती है, कब्ज आपके त्रिफला से भी नहीं टूट पा रही है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि कायम चूर्ण लेते हैं या फिर वो दिव्य की जो कब्ज निवारक वटी है वो ले लेते हैं या फिर नित्यम लेते हैं झंडू की। तो ये सारी चीजें लेने के बाद भी अगर कब्ज नहीं टूट रही होती है तो एक बहुत सिंपल सा बहुत अच्छा सा नुस्खा है, कहा जाता है हरड़ जो है वो उदर के लिए अमृत के समान है। पेट के रोगों के लिए हरड़ जो है वो अमृत के समान है, लेकिन हरड़ थोड़ा सा पित्त कारक मानी जाती है, पित्त बढ़ जाता है हरड़ से। तो आपको पित्त को खत्म करने के लिए ज्यादा मात्रा में पानी अगर आप पी सकते हैं तो फिर रात को हरड़ का पाउडर आधा चम्मच या मैक्सिमम, अगर हरड़ आधा चम्मच काम ना करे तो मैक्सिमम 1 चम्मच हरड़ रात को 1 कप चीनी के कप में, चीनी मिट्टी के कप में
1 चम्मच आप हरड़ का पाउडर रात को भिगो देंगे, सवेरे सवेरे मोशन जाने के बाद वो हरड़ का पाउडर आप लेते हैं। या फिर आप चाहें तो इसको दोपहर में भिगो करके रात को सोने के 1 घंटे पहले आप इस हरड़ के पाउडर को पी लेंगे और आधे घंटे बाद तक कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। उसके बाद 1 कप गुनगुना सा पानी आधे घंटे के बाद पी करके फिर आप सो सकते हैं। उसके बाद सवेरे सवेरे ये पूरा का पूरा पेट साफ करवाएगा, लेकिन दूसरे दिन आपको पानी का उपयोग थोड़ा बढ़ा के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पेट को गर्म कर सकता है थोड़ा सा। तो ये जो नुस्खे हैं इनका उपयोग अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपको कब्ज में घर पर ही बहुत अच्छा आराम होना चालू हो जाएगा। कब्ज ऐसा है ही नहीं कि कब्ज नहीं टूटे। जिन लोगों को कब्ज की बहुत समस्या रहती है वो अगर पहले पहले जो नियम बताए हैं, खाने को ज्यादा चबा करके खाना, पानी धीरे धीरे करके ज्यादा मात्रा में पीना और नित्य प्रति व्यायाम अच्छे तरीके से करना, अगर ये 3 चीजें अच्छे तरीके से कर ली जाएंगी, और व्हाट टू ईट, हाउ टू ईट, व्हेन टू ईट एंड हाउ मच टू ईट, 4 चीजें हैं खाने को कैसे खाएं में, ये हमने चारों चीजें एक वीडियो में बता रखी हैं। तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है। अगर कब्ज से संबंधित और कोई समस्या या और कोई परेशानी या और कोई प्रश्न आपका रहे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके उसको पूछ सकते हैं। आपकी शंकाओं का समाधान अवश्य किया जाएगा। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।